अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला उवैस अंसारी। आज स्टॉक जर्नल में जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो है OGDCL यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। पाकिस्तान में OGDCL के क़याम से पहले पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये दो कंपनीज थीं जो कि एनर्जी सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है काम कर रही थी। उसके बाद 1952 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने बलूचिस्तान में सुई के इलाके में एक बहुत बड़ी गैस फील्ड दरियाफ्त की, जिसके नतीजे में जो बैनुल अक़वामी कंपनीज़ थीं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम करने में काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और फिर हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान में काम करना शुरू किया। 1950 में इन कंपनीज़ ने काफ़ी एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल सर्वेज जो है कंडक्ट किए और काफ़ी सारे जो है वेल्स, एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो थे वो ड्रिल किए और जिसके नतीजे में काफ़ी सारी स्मॉल गैस फील्ड्स दरियाफ्त हुई। लेकिन 1950 के मिड में ये जो एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ थी काफ़ी पीक पर थी, लेकिन उसके बावजूद 1950 के आखिर में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई। जो प्राइवेट कंपनीज़ थी उन्होंने जो इसके अंदर अपनी दिलचस्पी काफ़ी कम कर दी थी और जिसके नतीजे में ये कंपनीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से अपनी जो लैंड होल्डिंग्स थी उनको छोड़ के और अपने ऑपरेशंस को लिमिट करते हुए पाकिस्तान को इन्होंने खैरबाद कहा और ये जो एक्टिविटीज़ थी, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ थी, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ गई। हुकूमत पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर के अंदर रिवाइवल के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही थी और 1961 में USSR यानी कि सोवियत यूनियन से एक लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट किया गया और उसके नतीजे में तकरीबन 27 मिलियन रशियन रूबल्स पाकिस्तान को दिए गए और साथ ही साथ जो एक्सप्लोरेशन के जो माहिरीन थे, जो सोवियत एक्सपर्ट्स थे, वो भी पाकिस्तान को दिए गए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में OGDC यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम्स थे उनको बहाल करना और ऑयल एंड गैस प्रोस्पेक्ट्स को प्रमोट करना था। शुरू में कंपनी जो थी, जो OGDC थी, इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनको अरेंज करने की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। शुरू के जो 10 से 15 साल थे उसमें जो मैन पावर थी उसको डेवलप करने में लगाए गए और साथ ही साथ जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने में जो है ये शुरू के 10 से 15 साल सर्फ हुए। लेकिन जिनका मकसद बाद में जो बड़े एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स थे उनको कंडक्ट करना था और उसमें कंपनी ने जो है काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ भी इसमें हासिल की। काफ़ी ज़्यादा डोनर एजेंसीज़ थीं जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने पाकिस्तान को लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड की और उसकी वजह से जो OGDC थी उसने काफ़ी ज़्यादा अपने ऑपरेशंस के बढ़ाया, एक्सप्लोरेशंस बढ़ाई और काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की। 1968 से लेकर 1982 का ये अरसा है और उसमें जो एक एग्रेसिव तरीक़ेकार जो है कंपनी ने अपनाया और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने इनके ऑपरेशंस को काफ़ी हद तक बढ़ाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल फील्ड्स थी, गैस फील्ड्स थी, उनको एक्सप्लोर किया और उसमें कामयाब रहे। 1989 में जब हुकूमत पाकिस्तान ने देखा कंपनी की मुस्तकिल जो कामयाबियाँ थीं इनके ऊपर नज़र रखते हुए जो फेडरल बजट था उससे कंपनी को ऑफलोड कर दिया गया और कंपनी को इजाज़त दी और कंपनी को कहा गया कि अब आप जो अपने ऑपरेशंस हैं वो अपने इंटरनल फंड्स जो ख़ुद जनरेट किए गए हैं उससे सारे ऑपरेशंस जो है और जो एक्टिविटीज़ हैं सेल्फ जनरेटेड फंड से मैनेज करें। 1997 में OGDC एक स्टैट्यूटरी कंपनी थी और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर और उसके बाद ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट हुई OGDCL के नाम से यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से फिर ये लिस्ट हुई। 2006 में मज़ीद 10% होल्डिंग्स थी, हुकूमत पाकिस्तान ने उसके अंदर से डाइवेस्ट की और उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी OGDC के नाम से लिस्ट हुई। 2011 में कंपनी ने अपने 50 साल मुकम्मल होने पे एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। अभी गुज़िश्ता दिनों में कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए। डिटेल्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो फ़िलहाल अभी नहीं प्रोवाइड किए गए, लेकिन जो रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं उसमें जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं हम आपके सामने वो पेश करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर कमी आई है। सेल्स में इजाफा हुआ है तकरीबन 2.5% के करीब। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उसमें भी तकरीबन 7.5% के करीब इजाफा हुआ है और जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें ओवरऑल 1% का इजाफा हुआ। साथ ही साथ अगर जो दूसरे मज़ीद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको देखें तो उसमें जो अदर इनकम थी या फाइनेंस इनकम थी उसमें तकरीबन 58% की कमी हुई है
और जिसकी एक वजह जो एक्सचेंज लॉसेस थे और जो लोअर इंटरेस्ट रेट थे पिछले क्वार्टर्स के अंदर, उसकी वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आता है, जो कि फाइनेंस इनकम और अदर इनकम के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, उसमें 26% कमी हुई है, और जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग एक्सपेंडिचर्स थे उसमें भी कुछ हद तक जो है तकरीबन 4.5% के करीब कमी हुई है। टैक्सेशन में कमी हुई है, कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन हुए थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्लाइन हुए थे, जिसकी वजह से टैक्सेशन में भी कमी हुई है। और ओवरऑल कंपनी ने तकरीबन 92 बिलियन का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 9.5% या तकरीबन 9.5% के करीब जो है उसके अंदर कमी आई है। आपके सामने एक चार्ट मौजूद है जो कि कंपनी की सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करते हुए नज़र आता है। पिछले 10 साल का ये चार्ट है, और इसमें आप देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि कंपनी की 2012 से कंपनी की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है, सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, ऊपर जाते हुए नज़र आई हैं। लेकिन 2014 के बाद इसके अंदर एक स्टीप डिक्लाइन नज़र आता है। 2016 में ये बिल्कुल सेल्स कंपनी की बिल्कुल मिनिमम के ऊपर थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद 2019 से लेके 20 का जो अरसा था उसमें कंपनी ने काफ़ी बेहतरी नज़र आई है, और उसके बाद एक इसको थोड़ा सा सस्टेन किया। कोविड का इम्पैक्ट भी आया, उसकी वजह से एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो रुकी, और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन आया। और जैसे सारे सेक्टर्स हिट हुए हैं, इसके साथ साथ जो ये सेक्टर भी हिट हुआ। फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात करें तो बिल्कुल सेल्स के हिसाब से ये चीज़ें चलती रही हैं। 2014 में इस ग्रॉस प्रॉफिट्स कंपनी के पीक पर थे, और फिर उसके बाद डिक्लाइन हुआ 2016-17 के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसकी भी सूरत हाल यही नज़र आती है। और 2014 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीक पर थे, और फिर उसके बाद 2019 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के पीक पर थे, और उसके बाद कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आता है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, यानी कि बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो कंपनी की जो नेट इक्विटी है, टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ की हम बात करें तो उसमें तकरीबन 12.5% इसके अंदर इजाफा हुआ है, और जो नेट इक्विटी है उसके अंदर तकरीबन 10.25% का, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर 14% का, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 29% का इजाफा हुआ। इसमें जो मेजर पोर्शंस हैं जिनकी हम बात करें तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर एक डेफर्ड टैक्सेशन, उसके अलावा डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, फिर साथ ही साथ जो डिकमिशनिंग कॉस्ट होती है, यानी कि जो रिवर्स मॉडिफिकेशन होती है, कंपनी कहीं पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लांट सेटअप करती है, जो भी चीज़ें मॉडिफिकेशन वहाँ पे की जाती हैं उसकी एक रिवर्स मॉडिफिकेशन होती है जिसको डिकमिशनिंग कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाता है, उसकी प्रोविज़न बुक की जाती है। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं मेजर पोर्शन उसका रहा है, और साथ ही साथ जो अनपेड डिविडेंड थे उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ, तकरीबन 11% के करीब इजाफा हुआ, और इस तरह से कंपनी के नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ओवरऑल इजाफा हुआ, और इक्विटी को साथ मिला के तकरीबन 12.5% का इजाफा हुआ। यहीं पे हम अगर कंपनी के एसेट्स की बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, जिसमें तकरीबन 1% की कमी आई है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एसेट्स थे उसमें तकरीबन 10% इजाफा हुआ, और उसके अलावा एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूएशन एसेट्स थे उसमें भी तकरीबन 7% का इजाफा हुआ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी कंपनी की उसके अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ, तकरीबन 150% का, और फिर लॉन्ग टर्म लोन थे उनमें भी जो है तकरीबन 4% का इजाफा हुआ, और कंपनी की जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो तकरीबन 304 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए। ओवरऑल 18.65% का इसमें पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ। ये 2019 और 2020 की बैलेंस शीट कंपेयर की जा रही है, क्योंकि अभी कंपनी के डिटेल फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है अभी अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही वो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो कंपनी के ट्रेड डेट्स का है, और उसमें भी तकरीबन 34% का इजाफा हुआ। इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स में 85% का इजाफा हुआ, और जो कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स थे उसमें कमी हुई है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का करंट पोर्शन जो है उसमें भी 16% की कमी हुई है, और कैश और बैंक बैलेंसेस उसमें पिछले साल के मुकाबले में 20 बिलियन के मुकाबले में इस बार 16.8 बिलियन कंपनी के कैश और बैंक बैलेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ओवरऑल कंपनी के करंट एसेट्स में तकरीबन
9.25% का इजाफा हुआ, और नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 18.5% का इजाफा हुआ। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मौजूद है जो कि कंपनी की टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को कंपेयर कर रहा है। पिछले 10 साल के मवाजना इसके अंदर किया गया है। यहाँ पे आप कंपनी के टोटल एसेट्स को देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर मुस्तकिल इजाफा होता हुआ इसमें नज़र आया है, और इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर भी जो है थोड़ा बहुत इजाफा इसके अंदर देखने में आया है। इसके साथ साथ एक और चार्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जो कि कंपनी की प्राइस हिस्ट्री बयान करता है 2016 से लेके 2021 के दरमियान जो कंपनी की प्राइसेस के अंदर कितना इजाफा हुआ, और इसमें अच्छा खासा चेंज इसके अंदर नज़र आता रहा। तकरीबन 100 रुपये के करीब प्राइस 2016 में थी, और उसके बाद फिर इजाफा होता है और ये प्राइस तकरीबन 150 से ऊपर चली गई, और फिर उसके बाद दोबारा डिक्लाइन होते होते और अभी तकरीबन 80 रुपये के करीब इसकी प्राइस जो है ट्रेड हो रही है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक और चार्ट मौजूद होगा जो कि कंपनी के प्राइस के ऊपर एक टेक्निकल चार्ट जिसे कहा जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको देखने में नज़र आएंगी। जो RSI है, यानी कि जो बताते हैं कि कंपनी के स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है या ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बता रहा होता है। तो इस वक्त कंपनी के स्टॉक्स जो हैं पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर रहे हैं। कुछ बेहतरी आती है तो ये वापस इसकी प्राइस के अंदर इजाफा जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसमें आप देखें सामने आपके D और E जो कि कंपनी के गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जो डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर जो भी कंपनी ने अनाउंस की वो आपके सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हम कंपनी के स्टॉक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो OGDC के नाम से ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। पिछले एक साल का अगर मवाजना करें तो मिनिमम प्राइस इसकी जो रिकॉर्ड हुई है 80.60 के ऊपर रिकॉर्ड हुई है, और मैक्सिमम प्राइस 118 रुपये के ऊपर रिकॉर्ड हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटल तकरीबन 356 बिलियन, और टोटल शेयर्स की बात करें तो तकरीबन 4.3 बिलियन कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, जिसका 15% फ्री फ्लोट है, और यानी कि तकरीबन 645 मिलियन कंपनी के जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जब प्राइस के हम बारे में बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ओवरऑल मूवमेंट होती है, जो ट्रेंड होता है, उसको भी लाजमी मद्देनज़र रखा जाता है। और पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा जाए तो एक मुस्तकिल मंदी का स्टॉक एक्सचेंज शिकार थी, और लेकिन ये कि उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई है। इन्वेस्टर्स का जो हौसला था, मोराल था, पहले के मुकाबले में जो बिल्कुल शैटर हो चुका था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ साथ हम हमेशा मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इनको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और यहाँ पे इन सब चीज़ों की हमने ये आपके सामने ये सारी चीज़ें पेश की, और इसके साथ आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।